वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइव डेमो के थ्रू कि एक ITR 2 का जो रिटर्न है वो आप कैसे भर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप देख सकेंगे कि ITR 2 भरना कितना ईजी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अपने आगे चलते हैं। दोस्तों, ITR 2 कौन फाइल कर सकता है? ITR 2 हर इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकता है जिसकी और सब इनकम है, पर खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो भी आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। इसको आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते हैं। तो हम ITR 2 फाइल करेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पर हमें IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, वहां पर अपने असेसमेंट ईयर 2021 सिलेक्ट करेंगे और ITR 2 का एक्सेल या जावा यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको जावा यूटिलिटी से रिटर्न कैसे भरते हैं वो दिखाऊंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी फाइल्स आएंगी। उसमें आप ये वाली जो फाइल है ITR 2 AY 2021 PR1.3 को जो है इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यूटिलिटी खुल गया। अब इस यूटिलिटी में आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे टैब्स दिखेंगे आपको। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसको अपने कैसे भरेंगे। सबसे पहले अपने होम वाले टैब पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके सामने टोटल कितने टैब्स हैं। आपके सामने टोटल 32 टैब्स हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि जो टैब आपको भरना है आप उसी को रखें, बाकी को आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके केस में आपने सैलरी इनकम कमाई है तो इसको अपने यस रखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, ना कोई हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो इसको जैसे ही आप नो करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का जो शेड्यूल है वो हट गया है। अब हम आ जाते हैं अगले शेड्यूल की तरफ, जो कि है पार्ट ए जनरल। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर प्रीफिल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीफिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको प्रीफिल्ड XML कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आइए चलिए अपने पहले इनकम टैक्स की पोर्टल पर चलते हैं। वहां पर अपने रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड देके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका होम पेज खुल जाएगा। वहां पर आप माई अकाउंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। वहां पर आप देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड प्रीफिल XML। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जहां पर आपका पैन नंबर लिखा रहेगा और आपको पूछेगा कि आपको किस ईयर का XML डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम रिटर्न 2021 असेसमेंट ईयर का भर रहे हैं तो हम 2021 को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन कि आप किस ITR के लिए आपको प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है। तो क्योंकि अपने ITR 2 भर रहे हैं तो अपने ITR 2 सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको जो बैंक अकाउंट जो डिटेल ऑलरेडी आपने अपने पिछले रिटर्न में सबमिट किया है उसमें से आपको एक अकाउंट रिफंड के लिए सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके डाउनलोड XML पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंसेंट मांगेगा कि आप जो अपना डेटा पुराने रिटर्न में ऑलरेडी दिया हुआ है आप उसी को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आप आई अग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो XML है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने जो प्रीफिल XML अभी डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट करने के लिए अपने प्रीफिल पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मैंने XML डाउनलोड किया था वो यहाँ दिखाने लगेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीडेड दिखाएगा। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड होने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप रिटर्न कौन से सेक्शन में भर रहे हैं। तो अगर आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो आपको 139(1) सिलेक्ट करना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो आपको 139(4) सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि अभी रिटर्न की ड्यू डेट इस बार 30 नवंबर तक की है और अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम 139(1) सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश योर रिटर्न ऑफ इनकम, इफ यस फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो रिटर्न में है एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। वो क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है पर आप अंडर मेंशन 3 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो ये आपसे वही पूछ रहा है कि अगर आप इन 3 कारणों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो करना है। वो कारण क्या है? सबसे पहला है कि आपने अपने अकाउंट में 1 करोड़ से बेसी का कैश डिपॉजिट किया है। दूसरा है कि आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से बेसी का खर्चा किया है।
और तीसरा है कि आपने बिजली कंज्यूम करने के लिए 1 लाख से बेसी का पेमेंट किया है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं पर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपने रिटर्न नॉर्मल क्राइटेरियाज में फाइल कर रहे हैं तो हम इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट आपसे पूछेगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो अपने यहाँ पर रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। रेसिडेंट सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि ये रिटर्न क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है, तो इसको अपने नो कर देंगे। नो करने के बाद अगला जो क्वेश्चन है ये पूछेगा कि क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे। यस सिलेक्ट करते ही आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जिस कंपनी में भी आप डायरेक्टर हैं उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में हैं तो आप ऐड ऑप्शन क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। उसी तरह अगला जो है कि अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर अगर होल्ड कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने अगर होल्ड कर रखा है तो आप जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाएगा। आपको उस कंपनी का नाम, टाइप ऑफ कंपनी की वेदर वो डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी है, उस कंपनी का पैन नंबर, उस कंपनी का आपने जो शेयर होल्ड कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद अपने आ जाते हैं अगले शेड्यूल में जो कि शेड्यूल एस है, सैलरी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम देना होगा, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा देना है। उसके अलावा अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर का सिटी, एड्रेस सब देना होगा, स्टेट सिलेक्ट करना होगा, आपको नेचर ऑफ सैलरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी नेचर यहाँ भर रहे हैं वो आपके फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। आपके फॉर्म 16 में जो सैलरी का ब्रेकअप आता है आप वहाँ से देखकर इन फिगर्स को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद अगर आपने कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हाउस रेंट है या लीव इनकैशमेंट है या एलटीए का अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर फीड करके क्लेम कर सकते हैं। वो सब फिगर जब आप भर देंगे तो आपकी नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा क्योंकि ये ग्रे फील्ड है। उसके अलावा अगर आपकी सैलरी में से कोई पी टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ पर मैनुअली भर सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं शेड्यूल एचपी में। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको उस प्रॉपर्टी की एड्रेस भरनी होगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप उसके ओनर खुद हैं या जॉइंट है, और उसके बाद आपको बताना होगा आपकी प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है कि डीम लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड पे सिलेक्ट करेंगे, और जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको आप यहाँ पर फीड करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेड्यूल सीजी की तरफ। कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके बाद नीचे आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो पहला शेड्यूल है वो है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर आपको कि अपनी प्रॉपर्टी का सेल वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू, उसके अलावा आपके उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर सब देना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर सेल की है तो आपको बायर का इन्फॉर्मेशन यहाँ कंपल्सरीली सबमिट करना होगा। इसके बाद अपने अगर नीचे आ जाते हैं तो नीचे है आपने अगर कोई इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किया है जिसपे एसटीटी पेड है तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो है वो है नॉन रेसिडेंट्स के लिए। अगर उन्होंने कोई शेयर्स बेचा है और वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है सेल ऑफ एसेट्स अदर देन मेंशन्ड अबव, यानी कि अगर आपका प्रॉपर्टी और शेयर्स के अलावा अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है जो कि शॉर्ट टर्म है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके कॉलम्स हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं। अगर आपकी कोई डिमिंग इनकम है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गेन स्कीम में पहले पैसा डिपॉजिट किया था पर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई पास थ्रू इनकम है कैपिटल गेन नेचर की तो उसको भी आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। यहाँ पर भी सबसे पहला सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म की, उसके अगेंस्ट आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स बेच के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आपको सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और उसका आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा। और आपको जैसा कि मैंने शॉर्ट टर्म में बताया था, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अगर बेच के उसका कैपिटल गेन डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको बायर की इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसी तरह अगला आ जाता है सेल ऑफ बॉन्ड्स या डिवेंचर लॉन्ग टर्म के शेड में। उसके बाद आ जाता है सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। उसी तरह अगला कॉलम आ जाता है कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स या म्यूचुअल फंड का जिसपे आपको एसटीटी चार्ज हुई है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल 112A भरना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाता है नॉन रेसिडेंट्स के लिए कॉलम्स है रिटर्न के। इन सब को भरने के बाद नीचे आप जब जाएंगे वही पास थ्रू इनकम के कॉलम्स हैं, डिडक्शंस की डिटेल्स हैं। डिडक्शंस की डिटेल्स भरने के बाद अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरा है तो वो आपका सेट ऑफ का डिटेल्स आ जाएगा, और नीचे आपको भरना पड़ेगा कि आपने जो गेन भरा है वो किस क्वार्टर में आपने कितना अर्न किया है, यानी कि आपने ऊपर जो इनकम अर्न की है वो क्वार्टरली आपको फिगर देनी पड़ेगी यहाँ पर। अगला जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 112A।
इसको कैसे भरते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। शेड्यूल 115 एडी हो गया नॉन रेसिडेंट्स के लिए जिन्होंने कैपिटल गेन अर्न किया है। फिर आ जाते हैं हम शेड्यूल अदर सोर्सेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम के हेड्स दिए हुए हैं, तो आप हेड वाइज अपनी इनकम की डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि डिविडेंड जो है आपको ग्रॉस रखना पड़ेगा, वो भी आपको सिर्फ वो बताना है जो कि टैक्सेबल है। डिविडेंड क्योंकि 10 लाख से ऊपर की टैक्सेबल होती है, तो अगर आपकी इनकम उससे बेसी है तो आपको सिर्फ एक्सेस अमाउंट यहाँ पर भरना होगा। उसके अलावा अगर आपकी और भी कोई इनकम है जिसका कि नेचर ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है अदर सोर्सेज की, तो उसको यहाँ पर आप ऐड रो करके इनकम का नेचर भर के अमाउंट भर के रिटर्न में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करेंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट का। अगर मान लीजिए आपके किसी हेड में लॉस है और वो किसी हेड से सेट ऑफ होना है, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको इसको भरने की दरकार नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेड्यूल BFLA में, जो कि है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का। अगर आपकी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो आप उसको करंट ईयर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, आपको उसको भरने की दरकार नहीं है। अगला जो शेड्यूल है वो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज का है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास अगर कोई पुराने सालों का लॉस है, तो उसको यहाँ पर आप डेट वाइज फिल कर सकते हैं और हेड वाइज, कि भाई आपकी मान लीजिए 15-16 में हाउस प्रॉपर्टी की लॉस थी जो कि सेट ऑफ नहीं हो पाई थी, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेड्यूल चैप्टर 6A में। चैप्टर 6A में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो ऐड हुआ है वो है कि वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट बिटवीन 1/4/2020 से 31/7/2020। तो यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कोई अपना चैप्टर 6A का डिडक्शन इस पीरियड में किया है, तो आप इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो एक नया शेड्यूल है शेड्यूल DI, वो ओपन हो जाएगा आपके फीडिंग के लिए। यहाँ पर आपको अपने डिडक्शंस का टोटल अमाउंट भरना है, आपने लाइफ इंश्योरेंस में कितना दिया है या आपने NPS में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आपको यहाँ पर हेड वाइज ब्रेकअप नहीं देना है, आपको सिर्फ टोटल फिगर्स भरने हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने कोई 80D का या 80DD का अगर कोई स्पेसिफिक डिडक्शंस आप अगर क्लेम कर रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद अपने अगर अगले शेड्यूल्स में आ जाए, तो वह सबसे पहला शेड्यूल है 80D का, जहाँ पर कि आपने अगर कोई मेडिक्लेम कर रखा है, अगर आपने मेडिक्लेम नहीं किया है पर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम 5000 का डिडक्शन भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई फैमिली में सीनियर सिटीजन है या आप सीनियर सिटीजन है, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप यहाँ पर अपना मेडिक्लेम का अमाउंट भर सकते हैं। अगला जो शेड्यूल है वो 80G का है। यहाँ पर आपने अगर कोई डोनेशन किया है जिसका कि आपको 100% डिडक्शन मिलेगा या 50% डिडक्शन मिलेगा, तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको उस डोनी का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस डिटेल और पैन देना कंपलसरी है। फिर हम आ जाते हैं 80GGA सेक्शन में, जो कि है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर आपने किसी को अगर डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, तो उसका भी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। शेड्यूल AMT और AMTC जो है ये ऑटोफिल होता है, तो यहाँ पर अपने को कुछ भरने की दरकार नहीं है। अगला हम आ जाते हैं SPI में, जो कि है इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। मान लीजिए अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी इनकम आपके साथ क्लब होती है, तो आपको यहाँ पर उसकी इनकम की डिटेल भरनी होगी। ध्यान रखिएगा आपको अमाउंट सिर्फ उतना ही भरना है जो कि 1500 से एक्सीड होता है। फिर हम आ जाते हैं शेड्यूल SI में। शेड्यूल SI जो है ये आपकी अगर कोई स्पेशल टैक्स रेटेड इनकम है, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल गेन्स, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपने अगर भरी होगी तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपका टैक्स उसके ऊपर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगला जो है वो शेड्यूल EI है, एग्जेम्प्ट इनकम का, यानी कि जो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि PPF का इंटरेस्ट है, डिविडेंड अंडर 10 लाख है, एग्रीकल्चरल की इनकम है, तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद पास थ्रू इनकम की शेड्यूल आती है, जहाँ पर कि आपने अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उन्होंने उस पर टैक्स दे दिया है और इनकम आपके बुक से खाली पास हो रही है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगला है शेड्यूल FSI, जो कि है अगर आपने कोई फॉरेन इनकम कमाया है और अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई टैक्स रिबेट क्लेम करना है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगला शेड्यूल है शेड्यूल TR, टैक्स रिलीफ का। तो आप जैसे यहाँ पर इनकम की डिटेल और टैक्स बेनिफिट की टैक्स रिलीफ की डिटेल्स भरेंगे शेड्यूल FSI में, तो यहाँ पर ऑटो फिगर्स कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन एसेट्स का डिटेल। अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर आप कोई अगर फॉरेन एसेट्स या बैंक अकाउंट हेल्ड करते हैं, तो उसको आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शेड्यूल 5A में, जो कि है पोर्तुगीज के लिए। क्योंकि आप पोर्तुगीज नहीं है तो ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला है शेड्यूल AL। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है तो ही ये आपको भरना जरूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी। उसके अलावा अगर आप कोई ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल आइटम, व्हीकल, बैंक बैलेंस, शेयर, डिवेंचर, इंश्योरेंस, लोन्स, कैश, उसके अगेंस्ट अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, तो एक यानी कि ये एक तरीके का आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है कि भाई आपके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है। अगला शेड्यूल जो है वो है शेड्यूल DI का। आपको ध्यान ही होगा अपने जब चैप्टर 6A का डिटेल्स भर रहे थे तो उसमें हमने सिलेक्ट यस किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर आ गया है।
तो जैसे ही आपने वहाँ पर 1.5 लाख भरा था तो यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट जो है वो 1.5 लाख दिखाने लगेगा। आपको सिर्फ बताना है कि उस 1.5 लाख में से आपने इस पीरियड में यानी कि 1/4/2020 से लेके 31/7/2020 के बीच में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी आपको सेक्शन वाइज का टोटल देना है। अगला है टोटल इनकम का, ये ऑटो फिल्स है। जैसे जैसे आप अपने शेड्यूल्स में इनकम भरते जाएंगे यहाँ पर वो ऑटो इसको कैलकुलेट करता चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल टीटीआई, जहाँ पर कि आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ये भी सब ऑटो फिल्स है, आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन भरने की दरकार नहीं है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था प्रीफिल एक्सएमएल डाउनलोड करने वाला, तो आप जैसे ही प्रीफिल एक्सएमएल को इंपोर्ट करते हैं तो आपका बेसिक डिटेल के साथ साथ आपकी बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका शेड्यूल आईटी, जहाँ पर कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका टीडीएस का शेड्यूल। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको टीडीएस 1 में उसकी डिटेल भरनी है। अगर आपको कोई और टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको उसको टीडीएस 2 में भरना है। उसके बाद आ जाता है टीसीएस का, अगर आपका कोई टीसीएस कटा है। और लास्ट जो कॉलम है वो है वेरिफिकेशन का, जहाँ पर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और उसके अलावा सिलेक्ट अपनी कैपेसिटी सिलेक्ट करके पैन नंबर देके आप अपना रिटर्न सबमिट करेंगे। जब आप ये सारा डिटेल भर देंगे तो आप रिकैलकुलेट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, तो ये आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके नेट टैक्स रिपेएबल या रिफंडेबल जो है उसको कैलकुलेट कर देगा। और अगर आपके रिटर्न भरने में कोई कॉलम में मिस्टेक हुई है तो वो आपका यहाँ पर दिखाने लगेगा। अगर आपके रिटर्न में कोई भी मिस्टेक्स नहीं आ रही है और आपका टैक्स पेड है या आपका टैक्स रिफंडेबल है तो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नेम और पैन नंबर देना है। और जैसे ही आप उसको दे के सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रिटर्न ऑटो सबमिट हो जाएगा, आपको पोर्टल पे लॉगिन करने की दरकार नहीं रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।